अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानिया मस्तूम पर क्वेटा में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और इक़्तिसादी राहदारी पर जो भारतीय अज़ाइम और भारतीय एतराज़ात हैं जिनका पाकिस्तान और चीन ने भरपूर जवाब दिया, ये भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेंगे मामलात। इसके अलावा कोई बता दें कि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से बल्दियाती इलेक्शंस कराने की पेशकश भी की है। मियां इफ्तिखार हुसैन पर जो कत्ल का मुकदमा था उसमें उन्हें रिहाई मिली और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वतन वापसी और प्रोग्राम के आखिर में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत इज़ार का भी प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। लेकिन शामी साहब, मौज़ूआत की जानिब आने से पहले एक ताज़ा खबर है। ज़हीर अब्बास साहब, जिन्हें एशियन बैट्समैन कहा जाता है और पाकिस्तान के बड़े शानदार स्टाइलिश बैट्समैन थे, उनको नामजद किया है आईसीसी की सदारत के लिए गवर्निंग बॉडी ने और चेयरमैन पीसीबी ने। नजम सेठी साहब ने कहा कि मैं इस पेशकश से उन्होंने दस्तबरदार खुद को किया और कहा किसी टेस्ट क्रिकेट को नामजद किया जाए। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान की टर्न थी जी हाँ। और पाकिस्तान को ये चॉइस दी गई थी कि जिसको चाहे वो नामजद कर दे। तो नाम तो नजम सेठी साहब का आ रहा था। हाँ। लेकिन उन्होंने इस ओहदे के लिए किसी सीनियर क्रिकेटर को नामजद करने की तजवीज़ पेश की और नजम सेठी साहब के इस जज्बे की भी तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है ज़हीर अब्बास साहब की नामजदगी का, इसकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि ज़हीर अब्बास उन लोगों में से हैं जिन पर एक इत्तफाक है कौम को, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी शख्सियत पर, उनके आदात व अतवार पर। बिल्कुल। तो एक बड़ी अच्छी चॉइस है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि नजम सेठी साहब के लिए आजकल अच्छे दिन हैं। अच्छा। क्योंकि जब वो अदालती कमीशन जो इलेक्शन पर है उसमें पेश हुए और उन पर जरा की गई, तो जो पीटीआई के वकील थे अब्दुल हफीज पीरजादा साहब, जी हाँ, उन्होंने तरह तरह के सवालात किए, लेकिन जो 35 पंचर्स हैं उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। और इमरान खान साहब बार बार कहते थे और उनकी जनाब टेलीफोनिक नाम नेहाद एक टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला दिया जाता था कि उन्होंने कहा मैंने 35 पंक्चर्स लगा दिए। तो मगर उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि इस हवाले से पीटीआई के वकील साहब के पास कोई मवाद नहीं था और ये बेपर्की उड़ाई गई थी। हाँ। नजम सेठी साहब हमारे प्रोफेशन के एक बहुत ही काबिल एहतराम और बाइज्जत शख्स हैं और उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनका नाम इत्तफाक से पेश किया गया, इत्तफाक राय से। तमाम सियासी जमातों ने उन पर एतमाद का इज़हार किया निगरान वजीर आला के तौर पर, और फिर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने फ़राइज़ अदा किए। आप उनको ईमेल करते थे, वो उसका जवाब देते थे। आप टेलीफोन करते थे, वो बात का जवाब देते थे। यानी उन्होंने जो वहाँ कंप्यूटर्स थे उनको झाड़ फूंच कर एक्टिव कर दिया और इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से एक राब्ता रहा उनका लोगों से और अपना फर्ज निभाते हुए रुखसत हो गए। सेठी साहब अब ये कहते हैं कि जनाब वो जो 35 पंक्चर्स वाली कहानी थी उस पर तो जरा नहीं की गई, लिहाजा उस अपने बयानात पे माफी मांगी जाए। हाँ, तो मांग ले तो कोई हर्ज नहीं है। यानी देखिए, अपने अल्ताफ हुसैन साहब मांगते हैं, तो अगर इमरान खान साहब भी कोई ऐसा तजर्बा कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? अभी तक किया तो नहीं उन्होंने, किसी वक्त भी किया जा सकता है, मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं। सानिया मस्तूम के तनाजुर में इसका इनेकाद किया गया क्वेटा में और मैं चाहता हूँ सबसे पहले फरीदुल्लाह को हम लाइन पे साथ ले लें। आज हमारे जी रिपोर्ट है क्वेटा से, उन्होंने क्या देखा? जी अस्सलाम वालेकुम फरीदुल्लाह। वालेकुम सलाम। साहब जरा इख्तिसार से बताइए कि आज कॉन्फ्रेंस का माहौल कैसा था और उसमें क्या हुआ? जी, आज की जो कॉन्फ्रेंस थी बड़ी पुरअमन तौर पे हुई। उसमें जो पार्टियां शरीक हुई उन्होंने बड़े खुल के जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे बलूचिस्तान में अमन के हवाले से उन पर उन्होंने बात की है और उनकी जो तजावीज़ थी वो उन्होंने दी है। इसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी, जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती थी, जमीयत उलमा, तमाम सियासी जमातें थी। पीटीआई के नुमाइंदे भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे, एएनपी के भी थे और बलूचिस्तान की जमातें भी थी, जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, जमात इस्लामी भी थी। बस अब ये कहीं किसी भी जमात ने यानी अलहदगी इख्तियार नहीं की या बाइकाट नहीं किया इस कॉन्फ्रेंस का। सब लोग मौजूद थे। अब इसमें फैसले क्या हुए? हाँ जी, इसमें जो मुश्तरका तो वो जो आखिर में कलमिया जारी किया गया उसमें ये जो सानिया मस्तूम था इसकी मजम्मत की गई और शोधा के जो लवाकिन थे उनसे ताजियत का इजहार किया गया और उन्होंने ये इसमें कहा गया है ये जो सानिया था मस्तूम का ये कौमी सानिया है, इसको कौम को पूरी कौम को दुखी कर दिया है।
दहशतगर्दी की जो बुज़दिलागाना कार्रवाई की गई, इस मुलविस जो मुज़म्मिदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे इकदाम कर रही हैं, लेकिन किसी भी कीमत में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। और जो राहदारी है पाक चाइना, उसके साथ भी इसका ताल्लुक जोड़ा गया है। जी जी बिल्कुल, पाक चाइना जो राहदारी है, ग्वादर कागजर रूट राहदारी के वाले से उससे भी जोड़ा गया। उनका ये जो मंसूबा है ये इसके दुश्मनों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। वो नहीं चाहते कि ग्वादर का जो मंसूबा है वो कामयाब हो, इसलिए वो अच्छे कंधे इस्तेमाल करें, लिहाजा इससे निपटने के लिए तमाम जो जरूरी इकदाम है वो उठाए जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फरीदुल्लाह, हमें इस APC के हवाले से। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का सिलसिला वजीर आजम ने शुरू किया है, मुझे कोई इससे असूली इत्तेफाक तो नहीं है। पहले भी आपने ज़ाहिर किया था मतलब यह है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को यूज करने की, लेकिन जो पाकिस्तान का कल्चर है और पाकिस्तान की जो सियासत का पस मंजर है उसमें बहरहाल इसकी अपनी एक अफादियत भी मौजूद है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके नुमाइंदे मिल बैठते हैं, अपनी अपनी गुफ्तगू करते हैं और किसी न किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं। यानी जितनी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उसमें कोई भी ऐसी नहीं कि जिसे आप कहें कि नाकाम रही। हर कॉन्फ्रेंस में एक कंसेंसस हुआ है और मुजमू तासुर बेहतर ही है, और मुजमू तासुर बेहतर हुआ है। तो इस लिहाज से अब मैं समझता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये भी अपने मकासद के एतबार से यानी एक मुस्बत रही, क्योंकि जो सानिया मस्तूंग है जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान में बस में से पश्तून मुसाफिर जो थे उनको निकाल कर चुन चुनकर निशाना बनाया गया और गोलियां मारी गई। इससे पहले इस तरह के वाकयात हजारा के कबाइल जो है उनके लोगों के साथ हो चुके, पंजाबियों के साथ हो चुके, ज़ायरीन जो थे उनके साथ हो चुके। लेकिन ये पश्तून आबादी जो है एक बड़ा हिस्सा है जो बलूचिस्तान का, यानी बलोच और पश्तून कम और बेश यकसा आबादी रखते हैं, 2-4% का इधर उधर का फर्क है। और वहां इस तरह की वारदात जो थी, इसका मतलब यह हुआ कि जो ये वारदात करने वाले हैं उन्होंने देखा कि वो जब शिया सुन्नी फसाद नहीं करा सके, वो पंजाबी बलोच फसाद नहीं करा सके, वो आबादकारों के और मुकामी आबादी के दरमियान नफरत पैदा नहीं कर सके, तो अब पश्तून बलोच फसाद बर्पा करने के लिए ये एथनिक एक मामला जो है उठाया गया है। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ये भी नाकाम होगा और तमाम सियासी जमातों ने आज इकट्ठे होकर इसको कंडेम किया है और अज़्म का इज़हार किया है कि हम दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। और ये हमारे ये जो अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं, इनके जो वजीर दाखिला है सरफराज बुख्ती साहब बड़े हौसले के आदमी हैं। उनसे मुलाकात हुई और नजर आया उनमें एक बड़ा उनके अंदर वलवला और जोश है और वो घबराते नहीं है, डरते नहीं है और हर वक्त आप समझिए एक सीना सपर रहते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सारे लोग पकड़े जाएंगे, बल्कि अब ये तो खबर भी आ रही कि बाज लोग इनमें से मारे जा चुके, चुन चुन कर इनको निशाना बनाया जाएगा। और बलूचिस्तान में देखिए एक बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान का पूरा एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए इसको, और यानी तमाम एरिया जो है उसमें पुलिस को का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया फिर असेंबली ने। और अब लेविस जो है ज्यादातर बलूचिस्तान में लेविस तैनात है, लेकिन हमारे जो कई दोस्त ऐसे हैं जो इससे इत्तफाक नहीं करते। और ओरिया मकबूल जान जो है उनसे आज मेरी बात हो रही थी, बलूचिस्तान में बड़ा अरसा उन्होंने बड़ा अरसा गुजारा एक यानी DMG ग्रुप के इंतजामी अफसर के तौर पर। उनका कहना यह था कि जो लेवीज हैं इनको सरदार नॉमिनेट नहीं करते, इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनेट करती है। और इसलिए ये वहां बलूचिस्तान में ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कल्चर के मुताबिक इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनका कहना यह है कि जो इंसर्जेंसी होती है, जो बगावत है, जो सरकशी है, उसको तो पुलिस भी नहीं रोक सकती और लेवीज भी नहीं रोक सकते, और उसको तो रोकेगी FC जो है, उसका मुकाबला करेगी, वो कर रही है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है नाज़रीन, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम सबसे पहले कि हम पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पर जो भारत की स्टेटमेंट्स उनका जिक्र करें, आप बलूचिस्तान का जो कबाइल का स्ट्रक्चर, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उन पर बात करना चाह रहे थे। देखिए, असल में हम जो शहरी इलाकों के रहने वाले लोग हैं ना, बड़े तयक्कुन के साथ बोलते हैं। हम फाटा के मामले में भी, और ये जो हमारे कबायली इलाके हैं पश्तूनख्वा के, उनके बारे में भी, और बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे के बारे में भी बस अपनी तजावीज़ देते हैं, उन पर अमल कराना चाहते हैं। हमें जो यानी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। जो वहाँ का कबायली स्ट्रक्चर है, जो उनका सोशल यानी ढांचा है, उसको मद्देनज़र रखकर हमें तजावीज़ पेश करनी चाहिए। और ये मामला ज़्यादातर वहाँ के लोगों पे छोड़ना चाहिए कि वो किस किस्म का स्ट्रक्चर और उनके लिए क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब समझते हैं, यानी पुलिस में, लेवीज में क्या तनासुब हो, क्या तवाजुन हो, और एफसी जो है वो किस तरीके से काम करे। कुछ वो भी तो आखिर मेरा ख्याल अपने मामलात के बारे में गौर कर सकते हैं ना, और फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब आज की इसी कॉन्फ्रेंस में पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पर जो भारत की एतराज़ात और भारत का जो रवैया है, उसका भी जिक्र किया वज़ीर आज़म ने कि दुश्मन जो हैं वो तरक्की और खुशहाली नहीं दे सकते, और इस मामले में भारत के अज़ाइम खासे वाज़ेह हैं। देखिए, भारत के अज़ाइम तो इसलिए वाज़ेह हो चुके हैं कि पहले जो बात ढकी छुपी थी, अब जो उनकी वज़ीर ख़ारजा है सुषमा स्वराज, उन्होंने एक बिल्कुल ओपनली बात कर दी। उन्होंने कहा पाक इंडिया के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका काबिल कबूल नहीं, और इसके लिए काबिल कबूल नहीं है। और ये बात उन्होंने कहा मोदी साहब जब गए थे चीन के दौरे पर, तो वहाँ भी उन्होंने चीनी क़यादत पर वाज़ेह कर दी थी, और यहाँ भी हमने चीनी सफीर को बुलाकर अपनी राय से आगाह कर दिया, तहफ़्फ़ुज़ात से। और अब चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये राहदारी जो है इससे पूरे खित्ते को फायदा होगा, और इससे कोई ये एक या दूसरे दो मुल्कों का मामला नहीं है, और इसकी अपनी एक बड़ी अहमियत है हमारे लिए। अब आप गौर कर लीजिए, ये इतराज़ जो इंडिया का है वो तो इस हवाले से है कि जो गिलगित और बल्तिस्तान है ये कश्मीर का हिस्सा रहे हैं। अगरचे कि गिलगित और बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर का हिस्सा थे, जबरदस्ती बनाया गया था। थे नहीं। हाँ। और उन्होंने 14 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान को आजादी मिली तो बगावत करके डोगरा राज के खिलाफ अपने आप को आजाद कराया और पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कर लिया। लेकिन चलिए, अब अगर वो टेक्निकली कश्मीर का हिस्सा भी हो, तब भी भारत जो है उसको सोचना चाहिए कि ये सड़क जो है, ये सड़क बन रही है ना, और इससे पहले जो कराकोरम हाईवे है उसकी भी तामीर हुई है, और गिलगित और बल्तिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान और चाइना मुंसलिक हुए, और ट्रेड हो रही है, अब भी ट्रेड हो रही है। तो इसमें क्या इजाफा हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह, अगर चलिए थोड़ा सड़क बेहतर हो जाए और कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, तो सड़क कोई वहां से ले जाएगा उठा के, वो उसी इलाके में रहेगी, उसी की मलकियत रहेगी। अगर फर्ज करें कल किसी वक्त राय शुमारी होती है और गिलगित और बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के इलाके अपनी कोई जो तशख़्ख़ुस है उस पर इस्तेमाल करते हैं, या कोई इसमें कोई नया मामला ढूंढते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सड़क तो वहीं रहेगी, सड़क तो वहीं रहेगी। और इंडिया को इस बात पे हम तो आज भी तैयार हैं हर वक्त राय शुमारी कराने के लिए। इंडिया जो है वो इस पर तैयार नहीं है। वो जो चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान है हू शिंगिंग, उन्होंने भी यही कहा है कि ये इस मंसूबे से किसी तीसरे फरीक को बज़ाहिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे तो पूरे खित्ते को फायदा होगा। तो भारत को यह चाहिए कि बिस्मिल्लाह इस सड़क से बनने से पहले, राहदारी के बनने से पहले ये प्लेबिसेट करा ले। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में आए मकबूजा कश्मीर में भी करा लीजिए, आजाद कश्मीर में भी करा लीजिए, और गिलगित बल्तिस्तान में करा लीजिए, ताकि ये काम खत्म हो जाए। ठीक, ये पंजाबी मुहावरे के मुताबिक टेंटा खत्म हो जाए। मनोहर पार्रिकर साहब का जिक्र भी करना। मनोहर, देखिए बात अब ये दिल्ली में एक तकरीर, असल में जो भारतीय हुकूमत है, जब मोदी साहब आए हैं जब से, तो वो हवा दे रहे हैं इख्तलाफात को, और जो टेंशन्स को पैदा कर रहे हैं, और उन्होंने इससे वो अपनी मंजिल भी खोटी कर रहे हैं। वो मुआशी तरक्की के नारे लगाते हुए आए थे, और उन्हें समझनी चाहिए ये बात कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और पाकिस्तान कोई उनका बगल बच्चा नहीं बन सकता, और पाकिस्तान के साथ उनको मामला उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरीके से दो बराबर की ताकतें एक दूसरे के साथ करती हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के साथ वो अपने मसाइल हल कर लें, सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकेंगे पाकिस्तान के रास्ते,
अफगानिस्तान के साथ तजारत हो सकेगी, और ये राहदारी है, इससे भी वो इस्तेफादा कर सकेंगे। तो मोदी साहब को अपने मुस्तकबिल से नहीं खेलना चाहिए। ये जरा मनोहर पारिकर साहब की उनके जो वजीर दिफा है स्टेटमेंट जरा देखिए कि टेररिस्ट हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड ओनली थ्रू टेररिस्ट, और फिर उन्होंने इसी तकरीब में हिंदी जुबान का एक जुमला यूज किया, कांटे से कांटा निकाला जाए। यानी उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी है उसका मुकाबला दहशतगर्दी से करना चाहिए। यानी असल में उनका मफरूजा ये है कि पाकिस्तान वहां दहशतगर्दी कर रहा है, इसलिए उसका मुकाबला हम करेंगे दहशतगर्दी से। वहां तो सिर्फ झंडा लहराया जाता है पाकिस्तान का, और तो पाकिस्तान का क्या है कि मकबूजा कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का लहराया जाता है और वहां के लोग लहराते हैं, बिल्कुल, वो पाकिस्तान से लोग जाकर नहीं लहराते। ठीक। और मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा अलग। दुनिया में इस वक्त कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो ये बात तस्लीम करता हो कश्मीर भारत का हिस्सा है। पूरी दुनिया, अमेरिका, रूस और भूटान, नेपाल, हर मुल्क जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये मुतनाज़ा इलाका है, इसके मुस्तकबिल का फैसला होना है। तो इसलिए ये जो कांटे से कांटा निकालना चाहते हैं, ये इनका कांटा जो है वैसे ये कांटा निकल जाएगा इनका। तो इसलिए इनको, इसका मतलब है कांटा लगा है। कांटा तो पता नहीं कांटा और वैसे वो तो कहा ना इकबाल ने, खटकता हूं दिल यज़दा मैं कांटे की तरह। तो हम कांटे की तरह से उनको खटकते हैं, लेकिन ये कांटा निकलेगा नहीं उनको। न उनको चाहिए, ना वो निगल सकता है ना वो निकल सकता है। मामला सीधा कर ले, बातचीत के जरिए मसले हल करें और आप भी सुखी हो जाएं और हमें भी सुखी रखें। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक किसी मज़ाकरात के फ्रेमवर्क में आ जाएं तो फिर यह बात हो सकती है कि मुश्तरका तौर पर निगरानी की जाए और दहशतगर्दी की वारदातें रोकी जाए। बिल्कुल ठीक। और ताकि किसी एक फरीक को शिकायत हो और वो अपने शवाहद पेश करे और वो उसमें फैसला हो सके। ये कोई मुश्तरका मैकेनिज्म ऐसा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इसके लिए तैयारी नहीं है और एक तरफा ट्रैफिक चलानी है और धमकियां देनी है और अपने आप को मनवाने की कोशिश करनी है तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हजूर वाला, आप बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं। ये सुषमा स्वराज साहबा जो हैं, वो एक जमाने में जो आगरा कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां उस वक्त मैं भी था मौजूद, समिट, तो उसमें इन्होंने एक शेर पढ़ा था अकबर इलाहाबादी का, मगर क्योंकि वो गुलाम अली ने गाया हुआ है तो इन्होंने कहा ये गुलाम अली साहब ने जैसा कि कहा है, इरशाद किया है। अच्छा, कि वो हंगामा है क्यों बरपा, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं, चोरी तो नहीं की है, और हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। तो सुषमा स्वराज साहबा, अब ये थोड़ी सी भी अब मामला बहुत सी पे चला गया है। लगता यह कि आपने को बहुत ज्यादा चढ़ा ली है और बहुत ज्यादा चढ़ाने का नतीजा जो है अच्छा नहीं निकलेगा, खासतौर पर ख्वातीन के लिए तो बहुत बुरा निकलता है। ठीक है, इस पर हम गुफ्तगू यहीं रोकते हैं। मेरे ख्याल काफी है इतना, और आगे बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाब का जिक्र करते हैं। इस इंतखाब पर इमरान खान साहब ने आज शामी साहब क्या कहा, जरा मैं चाहता हूँ देख लें जरा। हम तैयार हैं री इलेक्शन के लिए। सारी पार्टीज कहती हैं हम री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। दूसरी चीज, अगर ये चाहते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर री इलेक्शन करवाएं, हम उनके ऊपर री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो तैयार हूं कि इलेक्शन कमीशन आप फैसला करें, हम तैयार हैं री इलेक्शन के लिए। हम जब आप कहते हैं री इलेक्शन के लिए तैयार है, मैं एक भी पेशेंट गोई करता हूं, इंशाल्लाह पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे। तो और डिवीजन बाय डिवीजन कर सकते हैं आप, और फौज की निगरानी में करें। मैं ये भी तैयार हूं, कोई चैलेंज नहीं करेंगे अदालत में, हालांकि हम जीत गए इलेक्शन। यानी हम ANP और जमात इस्लामी ने तो कप्तान की इस तजवीज़ को मुस्तरद किया, लेकिन मुस्तरद क्यों किया? वो कहते हैं जी हमें नहीं कबूल ये तजवीज़। बस उनका बयान है। मनोवर उसका जो प्रोफेसर हैं इब्राहिम साहब, उनका और जायद साहब का। असल बात यह है कि ये सारे लोग धांधली का शोर मचा रहे हैं, बशमूल जमात इस्लामी भी कह रही हूँ मैं। साबर अवान साहब हैं जमात इस्लामी के, वो फरमा रहे थे कि मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत से अलग हो जाए। तो भाई हुकूमत से अलग हो जाए आप, अब घर में बैठ जाए जाके। यानी ये हुकूमत आपकी भी तो है, और अगर ये धांधली हुई है तो इमरान खान, देखिए इमरान खान को इस बात पे अप्रिशिएट करें आप
हाँ। खुली बात की है उन्होंने। बिल्कुल और बिल्कुल। इमरान खान ये उनको उसको कॉन्फिडेंस है उनको कि हमारे वोटर्स जो हैं, और देखिए ये जो आजाद उम्मीदवार है बहुत से, ये पीटीआई के लोग हैं, ये बिल्कुल। जिनको जो टिकटों की तकसीम पर नाराज होकर खड़े हो गए। और मुझे लगता है जो जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एएनपी साहबा हैं, जमात इस्लामी साहबा है, ये आ जाए मैदान में और इलेक्शन करवा लें दोबारा। उन्होंने तो हर मुमकिन तजवीज दे दी ना कि आप जिस तरह खुश होते जिस हैं तरह आप खुश इलेक्शन होते हैं, करवा बैठे। हाँ। और आप चाहे देखिए, फौज की निगरानी में, चाहे मरहलावार। देखिए जामी साहब, मैंने पूरा जो इलेक्शन है ना उसको बड़ी मैंने गौर से देखा है उसको। ठीक है, बेकायदगियां हुई हैं, बदनज़मी थी, बड़ी खराबी थी, लेकिन आप यकीन करें कि जो वोटिंग का पैटर्न है उसमें कोई काबिल जिक्र तब्दीली मैंने नहीं देखी, सवाए इस बात के कि जो एएनपी है, एएनपी तो वैसे ही दुबकी हुई थी 2013 में, तो एएनपी के जो सूखे दानों में पानी पड़ा है और उसके वोटों में इजाफा हुआ है। अब धांधली 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 हर चीज जो है कोई तवाजुन के साथ करनी चाहिए, और ये बिल्कुल अब इनके अंदर दमखम है तो ये मैदान में आए और ये चैलेंज कबूल करें। अब जब खान साहब और दोबारा इलेक्शन कराएं। खान साहब जब तजवीज पेश कर चुके हैं तो जो चैलेंज कर रहे थे, ये इल्जाम लगा रहे थे, वो जरा पीछे हट दुबक गए। लेकिन खुर्शीद साहब ने कहा, एक बयान दिया उनका, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जेर निगरानी 3 माह में इलेक्शन करवा लें। हाँ, करा दे, बिल्कुल आप एग्री करें, आप जाए इलेक्शन कमीशन के पास। आप यानी आज तक देखिए इस तरह इस अंदाज में डट कर किसी ने बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की। जब बात धांधली का, आओ भी दोबारा कराओ इलेक्शन। इमरान खान साहब बिलाशुबा आओ खोलो तारीफ के मुस्तहिक हैं। आओ खोलो करो वोट दोबारा के ना। तो ये इनको हमारे जो रवायती सियासतदान है इनको भी शर्म आनी चाहिए। और अभी ये जो हमारे गुलाम बल्लौर साहब हैं उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, सुनाओ आपको, सुना दे। ये तो आज मियां इफ्तिखार साहब, मियां इफ्तिखार साहब जो है, देखिए उनका जो मामला है वो यानी ना तो इमरान खान ने उनका हुक्म दिया ना गिरफ्तारी सीएम ने, ना परवेज खटक साहब ने दिया। पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी ले रही, कल दुरानी साहब ने वाज़ेह कर और अपनी बात अपनी जिम्मेदारी ले रहे, अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने काम किया। और आज उनकी जमानत हो गई। जो उनके मुद्दई थे उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दूसरा इख्तियार किया। एएनपी की अच्छी बात है, एएनपी के लीडर आज उनके घर गए और उस कारकुन की ताज़ियत, बिल्कुल गले मिले, अच्छी रवायत है, गले मिले। तो आज जब वो रिहा हुए मियां साहब, तो गुलाम बल्लौर साहब ने क्या कहा, जरा वो देखिए। इसमें जो मियां साहब के ऊपर जो मुकदमा इन्होंने बनाया, दावेदार कोई नहीं है। अब पता नहीं कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो परवेज खटक साहब है वो तो उसको मैं इतना गुनहगार नहीं ठहराता, क्योंकि वो तो इमरान खान का मीर मुंशी है, वो मीर मुंशी है। इमरान खान का हुक्म है कि ऐसा किया जाए, और इन्होंने जो कुछ किया, इन्होंने अपना मुंह, हुकूमत ने अपना मुंह काला भी नहीं किया, अपना मुंह भी काला किया और इमरान खान का भी मुंह काला किया। जो कंटेनर पर खड़े होकर कहता धांधली। बल्लौर साहब कम कम ही बोलते हैं, जब बोलते हैं तो फिर नहीं, बल्लौर साहब एक पुराने सियासतदान हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम है उनका। लेकिन आपको मालूम है कि जो रेलवे उनकी मिनिस्ट्री उन्होंने जिस तरह चलाई है और उसमें क्या क्या चीज काली हुई है, उसका क्या जिक्र करें हम? नहीं, उस कालक का जिक्र नहीं, उस कालक का जिक्र नहीं करें जो मेरा ख्याल के सदियों धुलेगी नहीं शायद। नहीं, तो बहरहाल एक तहम्मुल से, एक बर्दाश्त से जो इफ्तिखार साहब के साथ हुआ वो ज्यादती हुई है और पुलिस ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ये भी एक नया तजर्बा हो रहा है ना कि पुलिस जो है उसको इंडिपेंडेंट, अब कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि जी लोग अब इंडिपेंडेंट पुलिस नहीं चाहते, लोग तो चाहते दिल्ली। क्यों नहीं चाहते? क्यों? ये तो गलत बात है। पुलिस को सियासी दबाव से आजाद होना चाहिए और पुलिस को अपने तौर पर नज्म नस्क का जिम्मेदार, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होना चाहिए। और उसमें गलती भी होगी, ये भी तो पहली दफा भी होगी। ये भी तो पहली दफा होने कि एक सिटिंग मिनिस्टर को हथकड़ी पड़ा गया, अली अमीन गंडापुर को। आज इम्तिहान देने जाना था लेकिन एक और इम्तिहान में पड़ गए। ठीक है ना। किस चीज का इम्तिहान दे रहे थे? बीए इस्लामियात का पर्चा, इस्लामियात का पर्चा। अब इस्लामियात का पर्चा देने बैठे। अब ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर जो बात कह रहे हैं कि जो मुखालिफिन हैं, जो धांधली करना चाहते थे और नहीं कर सके, उन्होंने मेरे खिलाफ धांधली की। कल भी उन्होंने हमें यही कहा है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट। अब ये मुमकिन है, अली अमीन गंडापुर को पकड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो बाकायदा उनको जुर्म साबित हो गया, लेकिन उनकी भी एक बिल्कुल बेलाग किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो ये एक अच्छा तजर्बा है, नया। और मगर हमारे दूसरे जो अहले सियासत हैं उनको ये समझ में नहीं आ रही कि ये पुलिस के बगैर वो तो सर्वाइव कैसे करेंगे। सर्वाइव कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, बिलावल साहब का जिक्र करें, फिर ब्रेक के जाने मैंने बढ़ना है। 7 माह बाद वतन वापस आए, अक्टूबर में गए थे, तो कहा गया कि सियासी तौर पर बालिग नहीं है, तो अब क्या 7 माह में बलूगत आ गई?
अब ये तो वही बता सकते हैं। वैसे या कोई मेडिकल टेस्ट कराया जाए। मेडिकल बलूगत के लिए तो एक एज डिफाइंड है। मेडिकल बलूगत जो है वो तो आ गई, हाँ, लेकिन जहनी बलूगत नॉन मेडिकल बलूगत शायद। लेकिन देखिए आज वो एक खसूसी जेट के जरिए पहुंचे हैं दुबई से। हाँ, और दुबई में जहां कल पहुंच गए थे, नहीं मतलब कल लेकिन एक खसूसी तैयारे के जरिए आए हैं और खामोशी से, कोई धूम धड़का नहीं हुआ, इस्तकबाल नहीं हुआ, सिक्योरिटी सारी टाइट थी। और जरदारी साहब के साथ एक तवील मुलाकातों के बाद आए हैं, लंदन से दुबई पहुंचे। और कहा जा रहा है कि भाई वो तो अब ग्रेजुएशन उन्होंने की नहीं थी, अब वो गए हैं, उन्होंने अपना इम्तिहान पास कर लिया है, फारगुत तहसील हो गए हैं, तो इसलिए वापस आ गए। अब जरदारी साहब के और उनके दरमियान कुछ इख्तलाफ राय तो मौजूद। खबर तो ये भी है पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाब और असम्बल की निगरानी भी करेंगे। एक बात आज वाटर बोर्ड का भी इजलास बुला था, वहां भी बैठे हुए थे। अब असल में जो अगर पीपल्स पार्टी ने कोई मर्जाए खलाइक बनना है, अच्छा, तो नई पॉलिसी और नया मामला करना पड़ेगा। जरदारी साहब की मुफाहमाना पॉलिसी अपनी जगह, तदब्बर अपनी जगह, वो बैकग्राउंड पे मुफाहमत करते रहे, धीमा मजाज अपनी जगह, लेकिन यहाँ अब गुड गवर्नेंस की जरूरत है, डिलीवर करने की जरूरत है। अब ये हुकूमतें इस तरह नहीं चलेंगी, ठीक है, जिस तरह चलाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम वक्त हो गया, एक और ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार का हम जिक्र करना चाहेंगे। एक अरसे से हम प्लानिंग कर रहे थे कि इनका जिक्र कर सकें। अब जबकि हज़ारों की तादाद में रोहिंग्या जो हैं वो समंदर में हैं, अभी तक कश्तियों पर रहने पर मजबूर हैं, उन्हें कोई ज़मीन नहीं मिल रही और जुल्म जबर की नई दास्तान रकम कर रही है म्यांमार की गवर्नमेंट। तो हमने आज इस मौजू को ज़ेर बहस लाने का फैसला किया। लेकिन शामी साहब, बहुत से लोग इस पर बात तो करते हैं, खबर भी आती है, लेकिन इनका ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये कौन लोग हैं, इनके साथ क्या बीती, इसका जिक्र नहीं हुआ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर एक रिपोर्ट मैंने तैयार की, तो वो ज़रा पहले देख लें फिर तबसरा करें। देखिए, يا ليت الورد ما يذبل، يا ليت الدمع ما ينزل، يا ليت الدنيا تصفى لي। रोहिंग्या मुसलमानों की अक्सरियत म्यांमार की रियासत राखन में बसती है। तारीखी तौर पर इन्हें इंडो आर्यन कहा जाता है, जो रोहिंग्या जुबान बोलते हैं। कुछ मौरखीन के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की शिमाली रियासतों के ही बासी हैं और बास के मुताबिक ये लोग बरतानवी राज के दौरान बांग्लादेश से हिजरत करके बर्मा में जा बसे। जबकि रोहिंग्या मुसलमानों का मानना है कि रियासत राखनी में मुसलमान 350 साल से आबाद हैं। 1982 में बर्मा के जनरल नी विन ने बर्मी नेशनल लॉ नाफिज किया, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों की शहरियत मनसूख कर दी गई। 2013 तक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 7,35,000 से ज्यादा थी, जिनकी अक्सरियत शिमाली राखनी में आबाद थी। म्यांमार की बुदमत आबादी और फौज के जुल्म सितम को देखते हुए बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हुकूक के इदारे रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया की सबसे मजलूम और पिसी हुई अक़लियत कहने पर मजबूर हैं। 2012 में राखनी रियासत में बदतरीन फसादात के बाद रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जमीन तंग हो गई। इन फसादात में 1 लाख रोहिंग्या मुसलमान बेघर हुए और हजारों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश और थाईलैंड की जानिब हिजरत की। लेकिन 1 लाख से जायद अफराद को म्यांमार की हुकूमत ने जाने की इजाजत न दी। इस साल जुल्म सितम से तंग रोहिंग्या मुसलमानों ने एक बार फिर म्यांमार से बांग्लादेश जाने की कोशिश की। बांग्लादेशी हुकूमत ने पहले से कैंप्स में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इमदाद कम करके मजीद को कबूल न करने का पैगाम दिया, जिसके बाद इन मुसलमानों ने जुनूब मशरकी ममालिक यानी मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का रुख किया। ये वो लोग हैं जिन्हें जमीन ने जब कबूल करने से इनकार किया तो बैनुल अक़वामी मीडिया ने इन्हें बोट पीपल का नाम दिया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 200 रोहिंग्या मलेशिया, 100 इंडोनेशिया और 10 थाईलैंड में जान की बाजी हार गए। बैनुल अक़वामी कोशिशों से अब तक 3000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। म्यांमार में बाकी रह जाने वाले रोहिंग्या सरकारी इजाजत के बगैर कहीं सफर नहीं कर सकते और न ही 2 से ज्यादा बच्चे पाल सकते हैं। इन मुसलमानों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है और बुदमद अक्सरियत और फौज इनकी जमीनों पर काबिज है। सवाल ये है कि ऐसे में रोहिंग्या मुसलमान जाएं तो कहाँ जाएं? ये बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने माशाल्लाह मुरतब की। देखें, ये कई तो इनकी बड़ी अच्छी खासी तादाद है कि ऐसी है जो कश्तियों में फिर रही है और कोई साहिल इनको नहीं मिल रहा, कोई साहिल नहीं। अब देखिए, आप दुनिया में 1 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं और दर्जनों उनके ममालिक। हम सबको शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि हम अगर अपने दरवाजे खोल दे सारे मुसलमान मुल्क तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों को अपने आप पनाह दे दें। बिल्कुल ठीक। तो ये लोग वहां अपनी सुकून की जिंदगी गुजार सकें। और इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस है
वो हरकत में नहीं आ रही। अरब लीग को कुछ नहीं हो रहा, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, हम सब इस्लाम का नाम लेते हैं और अपने इन भाइयों के लिए हमारे कान बंद हैं, आंखें बंद हैं। मुझे खदशा है अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर कोई अजाब नाज़िल न करे इसकी वजह से। ये हमारी हुकूमतें, हमारे वजीर आजम को ये चाहिए कि ये पेशकदमी करें, और अगर तुर्की के वजीर आजम तक हमारी बात पहुंचे, तैयब उर्दवान तक, तो वही हरकत में आए, और अगर सऊदी अरब के बादशाह तक पहुंचे और वो भी कोई बात सुने इनकी, और इनको इनके लिए अपने दरवाजे खोले, और जो लोग बर्मा में हैं उनको इमदाद भेजे। यानी ओबामा, सदर ओबामा ने आज म्यांमार की हुकूमत को सरजनिश की है, लेकिन इम्तियाजी सलूक खत्म किया। हमारे जो मुसलमान मुल्क है वो नहीं बोल रहे, वो बोल नहीं रहे। खुदा के लिए बोलिए शामी साहब, और तो इनका हाथ पकड़ लीजिए जी। और तो और ये जो आंग सान सू की हैं, जो अमन इनाम होल्डर हैं, नोबेल पीस अवार्ड उन्होंने जीता, वो खामोश हैं इस जुल्म पर, इस सब लोग खामोश हैं। ये इंसानियत जो है इनसे रुखसत हो चुकी है। ये जो हमें इंसान नमाज जानवर जो हैं वो ये सलूक कर रहे हैं और इंसानों के साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आप एक सुन लीजिए, हमारे मौलाना मुजाहिदुल हुसैनी साहब हैं, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब के वाहिद जिंदा शागिर्द हैं। अच्छा। फैसलाबाद में मुकीम है, मुख्तलिफ अखबारात के और रसालों के एडिटर रहे, पाकिस्तान के सीनियर 3 एडिटर हैं इस वक्त लिविंग, 90 साल की उम्र माशाल्लाह। उनकी अहलिया रुखसत हुई दुनिया से, उनका जनाजा था फैसलाबाद में, मैं भी हाजिर हुआ वहाँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे उर्दू वन के जो हमारा चैनल है उसके शाहिद कुरैशी साहब हैं, उनकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। अभी उनकी साल सवाब के लिए मजलिस थी। उनके भाई चंद कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया था उनका, वालदा साहब अभी उसी सदमे से बस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। ये रियाज में कोई इवेंट हुआ है उसका वो बताता हूँ। जावेद मेहर साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है सिंध के, उनके अजीज जो थे, एक बड़े उनको फालिज का हमला हुआ था, उन्होंने अपील की थी मदद की। तो बहरिया टाउन जो अस्पताल है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रिगेडियर मेहदी साहब, खसूसी तौर पर मलक रियाज साहब ने उनको हुक्म दिया, वो कराची पहुंचे और उनके इलाज का सारा बंदोबस्त किया, उनको एश्योर किया कि हम सारे अखराजात बर्दाश्त करेंगे, और कि पहली किस्त उन्होंने उनको भिजवा दी, उनको मिल भी गई जावेद मेहर साहब को। तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, यानी ब्रिगेडियर मेहदी साहब के भी, बहरिया टाउन की इंतजामिया के भी। और रियाज से हमारे असद महमूद जंजुआ साहब हैं, उन्होंने एक कार्रवाई भिजवाई है। एक हमारी जो यानी वहाँ कम्युनिटी है पाकिस्तानी, उन्होंने एक फैमिली गैदरिंग का इंतजाम किया पाकिस्तान के, एक कौमी तकरीब मुनक़िद थी जिसमें यानी बहुत लोगों ने शिरकत की, और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सिंगर फैसल फारूकी हैं, वो भी शरीक हुए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि फिलिपाइनी जो सिंगर है प्रिंसेस नादिया, उसने उर्दू जबान में वहाँ गाना गाया। ठीक है। और फिर ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स मुनक़्क़िद करती रहेगी। साहब प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि शब बारात है आज, तो उसका मुबारक दी जाए अपने नाज़रीन को। अल्लाह ताला इस रात को हम सब के लिए मुबारक करे। ये इबादत की रात है और बख्शिश की रात है और मग़फ़िरत की रात है और अल्लाह ताला से मांगने की रात है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत का सामान करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और से ना मांगने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।